हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज में हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। इस सीरीज के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्टैटिक्स पोर्शन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मध्य प्रदेश का वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, फॉरेस्ट रिपोर्ट और मध्य प्रदेश का जिलेवार वनावरण देखेंगे, जो कि ISFR रिपोर्ट जो होता है 2019 के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल के बारे में देखें तो महलों के बारे में हम ऐसा देखेंगे कि इनका नाम और ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले है दाई महल। दाई महल जो है मांडू धार में है। असरफी महल मांडू धार में है। रानी रूपमती महल मांडू में है और जहाज महल मांडू में है। हिंडोला महल मांडू में है। खरबूजा महल धार में है। छप्पन महल भी मांडू धार में है। अंधा महल भी धार में है। तो दोस्तों आप देखेंगे धार में जो मेजर महल हैं उसमें दाई महल है, असरफी महल है, रानी रूपमती का महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, खरबूजा महल है, छप्पन महल है और अंधा महल है। इसके अलावा ग्वालियर में कुछ इम्पोर्टेंट महल हैं जिनमें गुजरी महल, जय विलास महल, कर्ण महल, विक्रम महल और शाहजहां महल। तो ये प्रमुख महल जो हैं ग्वालियर में स्थित हैं। अब देखते हैं हवा महल। हवा महल जो है चंदेरी अशोकनगर में है। एक हवा महल आप जानते हैं कि राजस्थान में भी है और नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर में ही है। राजमहल की बात करें तो राजमहल भी अशोकनगर में है। अब देखते हैं दोस्तों बादल महल रायसेन ग्वालियर में है। राजा रोहित महल रायसेन में है। इत्रदार महल ये भी रायसेन में है। कालियादेह महल उज्जैन में है। मदन महल जबलपुर में है। सतकंडा महल दतिया में है। राजा अमन महल अजयगढ़ में है जो कि पन्ना में है और बघेलन महल मंडला में है। इसके साथ दोस्तों जैसा कि बघेलन महल हमने देख लिया मंडला में है। जहांगीर महल जो है ओरछा निवाड़ी में है। मोती महल डिंडोरी और बुरहानपुर में है। शौकत महल भोपाल में है। क्राउन महल रतलाम में है। क्राउन महल रतलाम में है। ताराबाई महल शाजापुर में है। शीश महल नीमच टीकमगढ़ में है। दुबेला महल जो है छतरपुर में है। दोस्तों अब हमने देखा जो इम्पोर्टेंट महल मध्य प्रदेश में स्थित हैं उनके बारे में देखा। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जो सांस्कृतिक समारोह हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर कालिदास समारोह की बात करें तो कालिदास समारोह जो है उज्जैन में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। मालवा उत्सव 3 शहरों में होता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू में। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो समारोह है मैहर सतना में होता है। इसके साथ साथ अन्य शहरों में भी उस्ताद अलाउद्दीन खां का समारोह होता है। आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में होता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। तुलसी समारोह चित्रकूट सतना में होता है। तो दोस्तों ये प्रमुख सांस्कृतिक समारोह हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ये सिंचाई परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सो इन्हें हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि परियोजना का नाम क्या है, किस नदी पे स्थित है, उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं और उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी है, कोई विशेष बात है, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं चंबल परियोजना से। तो दोस्तों चंबल परियोजना जैसा कि नाम है चंबल, तो चंबल नदी पर है जिससे नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जैसे जिले
लाभान्वित होते हैं। अब चंबल परियोजना की बात करें तो यह प्रदेश की पहली परियोजना तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। तो प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरे परियोजना की बात करें दोस्तों तो रानी अवंती बाई सागर, ये बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्मदा नदी में है। इससे लाभान्वित जिले जो हैं जबलपुर, सिवनी और मंडला हैं। जबलपुर, सिवनी और मंडला। तो दोस्तों बरगी परियोजना जो है, बरगी डैम है जबलपुर में, इस परियोजना का भाग है। इस परियोजना के तहत निर्मित बरगी बांध नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जो बरगी बांध है नर्मदा नदी पर बनाया गया पहला बांध है। अब बात करते हैं तवा परियोजना की। तो दोस्तों तवा परियोजना भी नर्मदा नदी पर बना है। यह होशंगाबाद जिले को लाभान्वित करता है। तवा परियोजना के तहत होशंगाबाद जिले के रानीपुर गांव में बांध बना। तो रानीपुर गांव जो है उसे विस्थापित करके तवा परियोजना का जो बांध है उसे बनाया गया है। दोस्तों अब देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, जो कि खंडवा जिले को लाभान्वित करती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना, जो भारत में सर्वाधिक पानी भंडारण क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करें ओमकारेश्वर परियोजना की। तो ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जिसमें खंडवा, खरगोन और धार जिले हैं। खंडवा, खरगोन और धार जिले इससे लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत खंडवा जिले के मानधाता ग्राम के समीप इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना जो है खंडवा जिले के मानधाता ग्राम के समीप है, जो कि इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि नर्मदा पर कौन कौन से परियोजनाएं हो गई। एक रानी अवंती बाई जबलपुर में है, जिसको बरगी परियोजना भी बोलते हैं। दूसरा होशंगाबाद में है तवा परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना है जो कि खंडवा में है। ओमकारेश्वर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर बनी है और वो भी खंडवा में है। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर एक और परियोजना है महेश्वर परियोजना, जो कि खरगोन जिले पर बनी हुई है स्पेसिफिक। तो महेश्वर परियोजना खरगोन में स्थित नर्मदा घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं मान परियोजना की, तो दोस्तों मान परियोजना मान नदी पर बनी है, जो कि धार में है। इस परियोजना से धार जिले के आदिवासी बहुल तहसील मनावर, कुच्छी और गंदवानी लाभान्वित होते हैं। तो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है मनावर, कुच्छी और गंदवानी इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो मान परियोजना याद रखिए कहाँ पर है? धार में। अगर देखें दोस्तों जोवट परियोजना, तो जोवट परियोजना जो है हथनी नदी पर है, जो कि झाबुआ इससे लाभान्वित है। इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो झाबुआ का जैसा कि आप जानते हैं नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम से पड़ा हुआ है। तो वहाँ की हथनी नदी है जिस पर जोवट परियोजना बनी हुई है। अब बात करें दोस्तों फेमस सरदार सरोवर परियोजना को, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों को मिलाकर ये परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से चारों राज्यों को लाभ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेंच परियोजना। पेंच परियोजना पेंच नदी पर बनी है कि जो कि छिंदवाड़ा और बालाघाट इससे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों जैसा कि पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, तो इससे जो है पेंच परियोजना से मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों थावर परियोजना की। तो थावर परियोजना बैनगंगा रिवर पर है, जो कि मंडला में है। यह परियोजना गोदावरी की सहायक नदी बैनगंगा पर स्थित है। तो दोस्तों ये बैनगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर, और यह जो है गोदावरी
नदी की सहायक नदी बनती है। तो थावर परियोजना की बात करें तो बैन गंगा रिवर पर है और यह जो है बैन गंगा पर ही स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं उर्मिल परियोजना की। तो उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है जो कि छतरपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक अंतरराज्यीय परियोजना है। तो उर्मिल परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय परियोजना है। अब बात करें माता टीला बांध राजघाट बेतवा। तो माता टीला बांध जो है या राजघाट बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा पर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इससे लाभान्वित होते हैं। तो यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों की जो माता टीला बांध है इस परियोजना के तहत ही रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं बांध सागर परियोजना की जो कि सोन नदी पर बना है। इससे रीवा, सीधी, सतना और शहडोल ये 3 जिले लाभान्वित होते हैं। रीवा, सीधी, सतना और शहडोल यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बांध सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब बात करें जो वर्तमान में कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जिसमें एक प्रमुख है केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा परियोजना दोस्तों इसके तहत छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तथा बुंदेलखंड के अन्य प्रमुख जिले कुल 9 जिले लाभान्वित होते हैं। यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन बेतवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं चोरल परियोजना की। तो चोरल जो है इंदौर में है और चोरल नदी पर है। यह अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी परियोजना तो अगर बात करें तो दोस्तों एक चोरल नाम का एक प्लेस है इंदौर में जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और एक घाटी में बना हुआ है, इसलिए इसे जो है अंतरघाटी परियोजना कहते हैं। अगर बात करते हैं हलाली परियोजना की तो दोस्तों हलाली नदी पर बना है। यह बिदसा और रायसेन इससे लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने अभी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश की जो है उनके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं वन, वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ स्टैटिक्स पोर्शन और फैक्ट्स। अगर बात करें कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने सबसे पहले संपूर्ण वन का राष्ट्रीयकरण किया है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला खंडवा है। सबसे छोटा वन क्षेत्र वाला जिला शाजापुर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला वन क्षेत्र के हिसाब से खंडवा है और सबसे छोटा वन क्षेत्र वाला जिला शाजापुर है। राज्य की पहली वन नीति जारी होने का वर्ष 1952 में राज्य की पहली वन नीति जारी हुई थी। राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है और सबसे छोटा वन वृत्त जो है होशंगाबाद का है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल डिंडोरी है। फॉसिल डिंडोरी है। और प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है। पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र राला मंडल है। दोस्तों ये याद रखने की जरूरत है, राला मंडल इंदौर में है जो कि वन्य जीव जागरूकता केंद्र स्थित है यहाँ पर। अगर बात करते हैं हम एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय स्थित है कहाँ पर? मंदसौर में। ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसको जो है ISO अवार्ड दिया गया है किसको? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा है कान्हा-किसली। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना। विश्व का पहला गो अभयारण्य वाला जिला आगर मालवा है।
राज्य का एकमात्र रेप्टाइल पार्क वाला जिला पन्ना है। सर्वप्रथम सफेद शेर देने वाला जिला रीवा। रीवा में आप जानते हैं व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, व्हाइट लायन पाए जाते हैं। और राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव चीतल। चीतल जो है राज्य में कहीं पे भी अधिकतर जगहों पर ये मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट SFI 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कैसा है, तो आरक्षित वन क्षेत्र जो है 65.36% है, जो कि 61,886 वर्ग किलोमीटर है। और संरक्षित क्षेत्र 31,098 है, जो कि 32.84% है। अवर्गीकृत क्षेत्र जो है 1,705 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1.80% है। तो कुल वन क्षेत्र जो है आप देखेंगे तो 94,689 वर्ग किलोमीटर है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ऐसे ही जिलेवार अगर हम बनावरण देखें जो कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार है, तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जो है बालाघाट में है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सेकंड नंबर पर श्योपुर है। फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है, बालाघाट पे। सेकंड नंबर पर श्योपुर, थर्ड नंबर पर उमरिया और फोर्थ नंबर पे है मंडला। तो बालाघाट में 53.44% के साथ सर्वाधिक है। अगर यही सबसे कम की बात करें तो सबसे कम उज्जैन में है, जो कि 0.59% है। फिर शाजापुर में है, रतलाम में है और भिंड में है। क्षेत्रफल के आधार पर वर्ग किलोमीटर में अगर देखें हम, अभी भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत में देखा है हमने। अगर क्षेत्रफल के आधार पर वर्ग किलोमीटर में देखें तो सर्वाधिक कहाँ है, बालाघाट में है। फिर सेकंड नंबर पर छिंदवाड़ा है, थर्ड नंबर पर बैतूल है एंड श्योपुर है फोर्थ नंबर पर। ऐसे ही सबसे कम उज्जैन का है, 36.22 वर्ग किलोमीटर है। फिर रतलाम है, फिर शाजापुर है, फिर भिंड है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट ये याद रखना है अपने को कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बालाघाट प्रतिशत के आधार पर भी सबसे आगे है और वर्ग किलोमीटर के आधार पर भी सबसे आगे है। ऐसे ही सबसे कम उज्जैन में प्रतिशत के आधार पर ही भी है और वर्ग किलोमीटर के आधार पर ही है। तो ये नाम याद रखिए। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for more information please subscribe channel and share with your friends so that we can spread education to everybody. Thank you so much.